नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास कि जो गुप्त की अर्थव्यवस्था थी उसमें भूमि को कितने हिस्सों में डिवाइड करवाया गया था। तो गुप्त काल में टोटल 5 हिस्सों में उसको डिवाइड करवाया गया था, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है खिला। आपको मीनिंग इसका पता होना चाहिए। खिला की बात कर रहे हैं, खिला का मतलब होता है जो बेस्ड लैंड होती थी। अब भूमि जो है वो गुप्त काल में विदेशों से आने वाले लोगों ने दान तो की, लेकिन क्या वहां पे कुछ ना कुछ उगाया जा सकता था? क्या वहां पे कुछ उस लैंड का प्रॉपर यूज किया जा सकता था? तो कुछ यूज हो जाती थी और कुछ ऐसे रह जाती थी जिसको बंजर भूमि के नाम से हम जानते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं है। तो उसको उस गुप्त काल में किस नाम से जानते हैं? खिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि का मतलब होता है जो कृषि करने वाली भूमि है, जहां पे खेती बाड़ी की जा सकती है, एग्रीकल्चर पर्पज से जो यूज होती थी, उसको हम क्या बोलते थे? क्षेत्र भूमि। वास्तु का मतलब होता है जहां पे लोग रहते हैं, यानी कि निवास करने योग्य जहां पे लोग रहते हैं उसको वास्तु भूमि बोलते थे। चारगाह का मतलब होता है जहां पे पशुओं को चराने के लिए भेजा जाता था, वो घास वगैरह जो भी चीजें थी वो खाते थे। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे अपराहत भूमि। इसका मतलब है फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि कुछ हिस्सा राजा के शासन काल में था और कुछ हिस्सा जो था जिनको सबसे बड़ी उपाधि दी गई थी वहां पे, जो कि भागवत धर्म की हम बात करें, ब्राह्मण साम्राज्य जो था उसके पास भी कुछ भूमि थी, तो कुछ हिस्सा उनके पास रहता था और कुछ राजाओं के पास रहता था। नेक्स्ट अगर बात करें, राज्य जो है वो भूमि का एकमात्र स्वामी था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूमि का जो स्वामी था मेन, वो कौन होता था? वो होता था राज्य, और राज्य का मेन अधिकारी होता था राजा। तो किसी ना किसी तरीके से भूमि के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार था? राज्य का अधिकार था। यानी कि वो चीज आपसे छीनी भी जा सकती है। यहाँ पे लड़कियों के पास, महिलाओं के पास कोई भी भूमि का ऑप्शन नहीं था, उनको अधिकार नहीं दिया गया था। अगर किसी राजा के पास या किसी मंत्री के पास अगर वो भूमि होती भी थी, तो वो भूमि जो है वो किसके अंडर चली जाती थी? राज्य के अंदर चली जाती थी। जैसे जिस तरीके से वर्तमान की अगर बात करें, हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार भारत सरकार ने हमसे छीन लिया है। इससे पहले फंडामेंटल राइट टोटल 7 थे, वर्तमान में जो है वो है टोटल 6। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्यों छीना? जैसे कहीं से अगर एनएच पास करना है, नेशनल हाईवे बनाना है, अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो भारत का संविधान ये बोलता है कि अगर आपने मना कर दिया, अगर ओनर मना कर रहा है, तो जो मर्जी हो जाए, आपकी जमीन से सड़क नहीं करवाई जा सकती। लेकिन जब भारत को विकसित बनाना है, उसका विकास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सड़कों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो नींव होती है वो होती है सड़क। अगर एक बार सड़क बन गई तो धीरे धीरे डेवलपमेंट खुद आ जाती है, लेकिन अगर सड़क ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे अगर हिमाचल की बात करें, बड़ा भंगाल का जो एरिया, वहां पे आज दिन तक, ठीक है, हिमाचल के इकलौते मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे हैं। उसके बाद आज दिन तक वहां पे कोई भी नहीं गया। एक इकलौते मुख्यमंत्री जिनका नाम है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। उनके बाद आज दिन तक बड़ा बंगाल के क्षेत्र में कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो नहीं पहुंचा उस मेन स्थान पे। तो आज भी वो जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल का सबसे बैकवर्ड एरिया आप उसको बोल सकते हैं, तो वहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंची है। तो जब सड़क की सुविधा नहीं होगी तो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, गाड़ियां नहीं जा पाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग नहीं बन पाएंगे। तो जो चीजें सदियों से, 100 सालों से जो चली आ रही है, वही जनरेशन जो वहां पे सरवाइव कर रही है। और बाकी जो है वो टूरिस्ट अगर घूमने भी जाते हैं तो लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है उस गांव तक पहुंचने के लिए। तो जब सड़कें नहीं होंगी, मेन बेस नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि हम उसको डेवलप नहीं करवा सकते। तो भूमि का अधिकार वर्तमान में हमसे जो है वो भारत सरकार ने छीन लिया है। तो यहाँ पे भी राज्य जो था वो भूमि का मालिक हुआ करता था। उसके बाद प्रभावती की बात कर रहे हैं। ये रानी प्रभावती कौन थी? तो ये जो थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने साउथ हिस्से पर कब्जा किया। अब वो किसी रानी से अगर वो शादी करता तो उसका वो जो अधिकार था उसके तहत वो उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता। लेकिन भारत का जो मिडल हिस्सा था, मध्य भारत था, वहां पे कोई भी रानी नहीं थी, तो उसने अपनी बेटी की शादी जो है वो मध्य भारत के राजा के साथ करा दी, और जिनका नाम था बाकाटक। बाकाटक एक ऐसा राजा था जिससे उसने शादी करवा दी और मध्य भारत के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। तो इसके पूर्णाभिलेखों में इस काल में दिए गए भूमि सर्वेक्षण का उल्लेख मिलता है। भारत में पहली बार जो लैंड सर्वे करवाया गया है वो गुप्त काल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
पुष्टपाल भूमि से संबंधित सभी लेन देन के अभिलेखों को संधारित करने वाला अधिकारी था। यानी कि पुष्टपाल कौन था, अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्टपाल कौन था, पुष्टपाल बेसिकली एक तरीके का पटवारी आप बोल सकते हैं, गुप्त काल का पटवारी, जिसके पास क्या होता था, भूमि से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उनका सारा लेखा जोखा होता था, रिकॉर्ड होता था। तो पुष्टपाल का मतलब है प्राचीन भारत का पटवारी, एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। भारत में तीसरी शताब्दी में जो है वो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार जो है वो कम हो गया, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है वो व्यापार बढ़ गया। रोमन के साथ व्यापार कम हो गया क्योंकि भारत में साम्राज्य जो था वो पतन भी हो रहा था, धीरे धीरे किसी राजा के अंडर भी आ रहा था। जब एक साम्राज्य दूसरे राजा के अंडर आ जाता था तो वहां से वो सामान या व्यापार जो बड़ा रेयर केस में खरीदता था। किसी क्षेत्र से व्यापार में कमी आ गई और किसी क्षेत्र से जो है वो व्यापार हमारा डे बाय डे के वो बढ़ता गया। अब जब व्यापार की बात कर रहे हैं तो पुराने टाइम में व्यापार के लिए हमारे पास होते थे बंदरगाह। तो कौन कौन से ऐसे पोर्ट थे जिसके तहत हम उनसे व्यापार कर सकते थे। अगर पश्चिमी तट की बात की जाए, पश्चिमी तट यानी कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं, वहां पर व्यापार के लिए भड़ोच, चोल, कल्याण और खम्पात, एक खम्पात की खाड़ी भी आती है, वो भी इसी तरफ है। पश्चिम का मतलब है गुजरात वाला हिस्सा, भारत में एट प्रेजेंट टाइम गुजरात वाला हिस्सा। तो ये सारे के सारे गुप्त काल में पाए जाने वाले पोर्ट हैं, बंदरगाह, जिनकी जानकारी हमें मिलती है। पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट का मतलब है हमारा सबसे ईस्ट वाला हिस्सा। ईस्ट में कौन आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, म्यांमार वाला हिस्सा, बिल्कुल एंड पॉइंट, कॉर्नर। तो वहां से व्यापार के लिए जो है वो ताम्रलिपि, घंटाशाल और कंदूरा, ऐसे बंदरगाह हमें मिले हैं जहां से भारत के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो काम करते थे, जिसकी जानकारी गुप्त काल में हमें पता चली है। नेक्स्ट, गुप्त काल में कर व्यवस्था कैसी थी। कर व्यवस्था का मतलब है टैक्स किस किस तरीके के लगाए जाते थे। वर्तमान में जैसे टैक्स लगते हैं, जीएसटी एक टैक्स है, टोल टैक्स है, इनकम टैक्स है, हाउस टैक्स है, वैट है। तो उस टाइम में भी कुछ ना कुछ टैक्स लगाए जाते थे। जैसे कि कल्पित, कल्पित का मतलब क्या होता है, कल्पित का मतलब है जो किसके ऊपर लगाया जाए, सेल के ऊपर लगाया जाए। एक ऐसा टैक्स जो किसके ऊपर लगाया जाता है, सेल के ऊपर लगाया जाता है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके ऊपर अतिरिक्त जो भी आपका अमाउंट या पैसा दिया जाता है उसको हम टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हलीदंड। इसका मतलब है हल जोतने पर, हल जोतने पर जो टैक्स दिया जाता है। वर्तमान में भी हम टैक्स ही देते हैं। टैक्स किस तरीके का, अगर घर में गेहूं अगर हमें उगानी है तो ट्रैक्टर वाला हमसे क्या लेगा, पैसे लेगा। वो जो पैसे हैं वो एक तरीके का क्या बन जाएगा, वहां पे टैक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ट्रैक्टर वाला जो है वो क्या बोलेगा कि हाँ जी आप मेरे को 1000 रुपया दे दो, मैं इसको जो है वो बीज दूंगा। लेकिन उसके, वो तो उसकी मेहनत की कमाई है। अब टैक्स किस तरीके से हुआ, टैक्स हुआ कि मान के चलो हमने उसको खाना खिला दिया, ठीक है, भाईचारे से हमने खाना खिलाया, लेकिन वो जो खाने पीने का जो सामान हम लेके आए, वो जो एक्स्ट्रा पैसा गया, वो आप बोल सकते हैं कि किस फॉर्म में गया, वो टैक्स की फॉर्म में गया, ठीक है। जिस चीज के लिए हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए वो टैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद है बलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। बलि जो है वो जनता पर लगाया जाने वाला एक कर है। एक जजिया टैक्स का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में और एक बलि टैक्स का आपको क्वेश्चन आएगा। तो जनता पर लगाया जाने वाला जो अतिरिक्त जो टैक्स होता था, दमनकारी टैक्स है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल है, इसी तरीके से लगा दिया जाता है, ठीक है, और जबरदस्ती वो आपसे वसूला ही जाएगा, उसको बोला जाता है बलि टैक्स। जजिया कर की बात कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, यानी कि मुस्लिमों को छोड़ के बाकी हिंदुओं के ऊपर वो टैक्स लगाया जाता था। मुगल काल में इसकी जो ही वो हमें उसके प्रमाण जो है वो देखने को मिले। उसके बाद है परताए। परताए का मतलब होता है टोल टैक्स। एक एरिया को जब आप क्रॉस करते थे, दूसरे साम्राज्य में जाते थे, तो आपसे वहां पे टैक्स लिया जाता था। हालांकि ये टैक्स सिक्कों की फॉर्म में हो सकता है, करेंसी की फॉर्म में हो सकता है, भूमि दान में हो सकता है, उसके साथ साथ जो है वो ज्वेलरीज हो सकती हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, खाने पीने की चीजें हो सकती हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, चावल के बदले कुछ आप और ले सकते थे, तो वो भी एक तरीके का टैक्स होता था, ठीक है। उसके बाद आता है भाग। भाग का मतलब है
उत्पादन में राजा का हिस्सा, भाग का मतलब उत्पादन में राजा का हिस्सा। वर्तमान में भी हम टैक्स देते हैं, अगर क्योंकि सिटियों में थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो जहाँ पे जब हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो एक पंचायत से एक आदमी आता है, ठीक है। अब शायद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में वो चीजें देखी हैं और दी भी हैं। पंचायत से एक आदमी आता है जो कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जो है वो लेके जाता है एक टैक्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब भी उत्पादित कोई चीजें की जाती थी तो कुछ हिस्सा जो है वो राजा को डोनेट किया जाता था। जैसे गेहूं उगाई तो 10 किलो अगर गेहूं तो 1 किलो जो है वो किसके पास भेजी जाएगी, राजा के पास भेजी जाएगी। उसके बाद आता है भोग। भोग का मतलब है उपहार, टैक्स की फॉर्म में आपको देना है, मतलब आपको एक गिफ्ट की फॉर्म में जो टैक्स देना है उसको क्या बोलते हैं, हम भोग बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है भाग भाग कर। इसका मतलब है भोग और भाग का संयुक्त रूप। ये जो आपने अभी पीछे पढ़ा ये वाले, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको भाग और भोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भट्ट। भट्ट का मतलब है पुलिस टैक्स, जो सेना के पास दिया जाता था किसी भी तरीके का। छठ का मतलब है जो सिक्योरिटी में आप टैक्स देते हैं, हम भी अपना टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स जाता है, उसको जीएसटी में काउंट नहीं करते हैं हम, तो हाउस टैक्स हर किसी घर का जाता है पंचायत लेवल से, ठीक है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां पे तो कूड़े उठाने के भी टैक्स दिया जाता है, ठीक है। जैसे पालमपुर की बात करें तो पालमपुर के अंदर अंदर जितने भी वो गांव आ रहे हैं वहां पे लगभग महीने का 100-150 रुपया जो आपके कचरे कचरे का दिया जा रहा है, चाहे आप कचरा डिपॉजिट करवाओ चाहे मत करवाओ, पर आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद आता है चरासन, मतलब कि ग्रेजिंग टैक्स, जहाँ पे पशुओं को भेजा जाता था चराने के लिए और वहां पे टैक्स जो है वो उनसे वसूला जाता था। फिर आता है हिरण्य। हिरण्य का मतलब है नगद में वसूला जाने वाला कोई दंड, जिसका मतलब मेन करेंसी से है, पैसे के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऊपरी कर। ऊपरी कर का मतलब प्रजा से लिए जाने वाला सामान्य कर, जो है नॉर्मल पीपल से कोई भी एक टैक्स हम जबरदस्ती ले लेते हैं। उसके बाद आता है तारदेय, मतलब कि जो बंदरगाह से पोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान में नौका में बैठ के जो लोग जाते थे उनसे भी क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, ठीक है। अब टैक्स जो है वो आपका अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको वहां पे टोल टैक्स देना पड़ता है। हालांकि आप ऑलरेडी टैक्स एक पे कर चुके हैं, जब आपने गाड़ी ली तो आपने जीएसटी या जो भी डिफरेंट टाइप के टैक्स थे वो आपने पे किए। लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और कहीं पे अगर कोई बैरियर लगा है तो आपको उस केस में वहां का टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई भी ऐसी चॉइस नहीं है कि आप बिना टैक्स के वहां से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि मापन जब करवाई जाती थी, जैसे वर्तमान में पटवारी डिपार्टमेंट जो है हमारा वो भूमि को मापते हैं, तो हम टैक्स की फॉर्म में या कुछ भी समझ लो, ठीक है, तो हम उसको एक रिश्वत का नाम दे देते हैं कि हाँ जी हमने उनको जो है वो 1000 रुपया दिया, ठीक है। चाय पानी हम जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो उस केस में रजू के नाम से जाना जाता था। सर्वरिष्टि की बात कर रहे हैं, वो अनिवार्य टैक्स था, आपको देना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से आप उसको नहीं टाल सकते, ठीक है। उसके बाद आता है भेतक भोग। ये सिंचाई कर होता था, ठीक है, सिंचाई के लिए जैसे खेतों में जब पानी भेजा जाता है नालियों से तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब जितने भी ये टैक्स हैं किसी ना किसी तरीके से आप ये समझ लो कि वहां पे गुप्त काल में टैक्स की जानकारी भी हमें पता चली, जो एट प्रेजेंट टाइम भी ऑलरेडी चली हुई है। वर्तमान में जो टैक्स है उनका एक कंबाइंड फॉर्म है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। हम भी टैक्स देते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी एक 10 रुपए की चीज लेते हैं तो ऑलरेडी उस एमआरपी में, जिसको आप एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी में वो टैक्स ऑलरेडी वहां पे आपने दे दिया है। लेकिन जिसका आप बिल नहीं लेंगे और वो एमआरपी नहीं है तो उसका मतलब है वो पैसा आपने अपनी जेब में छुपा के रख लिया। इसलिए कहा जाता है कि बिल लेना क्या है, जरूरी। अब हर किसी चीज के लिए आप बिल नहीं ले सकते। जैसे आपने मार्केट से कॉलगेट ली 10 रुपए वाली, तो आप उससे बिल की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, दुकानदार आपको देने से मना भी नहीं करेगा, लेकिन हम खुद ही वहां पे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज मॉल से ली जाए तो आपको बिल वो जबरदस्ती देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बिल वहां पे क्रॉस चेक होता है कि ऐसा तो नहीं कि 10 रुपए के बजाय आपने 20 वाली उठा ली है,
तो वो चीजें भी देखी जाती। तो उस 10 रुपए में आपके जितने भी टैक्स हैं, कंपनी की लागत है, सेल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना खर्चा है, वो सारा का सारा इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट, गुप्त कला की बात कर रहे हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि सोने के सिक्के चलाए गए यहाँ पे, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं। दूसरा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त काल में चले, इसलिए भी इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें कि जो सिक्के थे, सिक्कों में कौन कौन सी कला थी। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीणा बजाते हुए एक चित्र जो है वो दर्शाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पेपर में आया है कि गुप्त काल का कौन सा राजा था जिसके सिक्कों पर बीणा की चित्र जो है, बीणा की आकृति हमें पता चलती है, वो कौन सा है, समुद्रगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब ऐसे महान विद्वान, अगर वो उनका दिमाग अगर किसी एक आदमी के अंदर होता, वो पूरे के पूरे भारत को जीत सकते थे। ठीक है, बट वो सारे के सारे क्या थे, अलग थे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कालिदास, उसके बाद आते हैं अमर सिंह, ठीक है, धनवंतरी है, बराहमिहिर हैं, बररुचि हैं, अष्टाध्यायी पर इन्होंने जो है वो अपनी टिप्पणी की है, घटकर्ण है, क्षपर्णक है, बेल भट्ट और शंकु। ऐसे 9 रत्न थे किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। तो आपको पता होनी चाहिए। अब जब इनका अपना अपना टाइम पीरियड था, तो इन्होंने अपनी फेमस कृतियां जो हैं वो लिखी हैं। कुछ ने महाकाव्य लिखे, कुछ ने कविताएं लिखी, कुछ ने नाटक लिखे, तो उनकी जानकारी भी हमें यहाँ से पता चलती है। गुप्त काल में हमें बुद्ध की प्रतिमाओं के बारे में पता चला, क्योंकि गुप्त काल किस धर्म को भी प्रमोट कर रहा है, बौद्ध धर्म को भी प्रमोट कर रहा है। तो बौद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिली। इस काल में पहली बार विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं हमें पता चली, क्योंकि भागवत धर्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। अवतार सिद्धांत की जानकारी हमें मिल गई, और उसके साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा की बात की गई। विष्णु और शिव जी को उनकी पत्नियों के साथ भी जोड़ने के प्रमाण हमें कहां पे मिले हैं, गुप्त साम्राज्य में मिले। धर्म चक्र मुद्रा की बात कर रहे हैं, सारनाथ में स्थित है, और धर्म चक्र परिवर्तन भी गौतम बुद्ध से ही निकल के आया एक शब्द है। तो ये भी वहां पे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी जो है वो बताता है। नेक्स्ट, ब्राह्मणीय प्रतिमा की बात कर रहे हैं। उदयगिरी की एक गुफा में प्रवेश द्वार पर एक अवतार की जानकारी हमें पता चलती है, और ये किस धर्म के साथ जुड़ा है, हिंदू धर्म के साथ। ब्राह्मणी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण किस में जाने जाते हैं, हिंदुओं में जाने जाते हैं, तो उनकी जानकारी पता चल रही है। चित्रकला की बात कर रहे हैं, अजंता की गुफाएं, और मध्य प्रदेश में जो गुफा है वहां पे बाघ के चित्र की जानकारी पता चलती है, और वो दोनों के दोनों कौन से धर्म को, कौन सी कला को प्रमोट कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, ये सारी कहाँ पे हैं, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये जो आपने बाघ के चित्र यहाँ पे बताए वो कौन से राज्य में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, गुप्त काल में गंधार मूर्ति कला शैली का स्थान बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा जैसे क्षेत्रीय केंद्रों ने ले लिया। गुप्त काल में गंधार मूर्ति कला शैली की बात की जा रही है, जो हमें कहां से मिली, भारत की खुद की नहीं है, विदेशों से मिली है। हिंदी यूनानी आए थे, ठीक है, सातवाहन आए, शक आए, उनसे उनके थ्रू हमें जानकारी पता चली है। लेकिन धीरे धीरे गंधार मूर्ति कला जो है वो किसमें शिफ्ट होगी, भारत के अलग अलग स्थानों में शिफ्ट होगी, जैसे बनारस, उसके बाद है पाटलिपुत्र और मथुरा। तो एक लोकल शैली बन गई, वो तो बाहर की शैली नहीं रही। कहाँ की शैली बन गई, कहाँ की कला बन गई, भारत की खुद की कला वो बन गई। उसके बाद आता है नेक्स्ट में स्तूप की बात कर रहे हैं, मीरपुर है, खास है, रतनगिरी है और धम्मेख स्तूप है। इनकी भी जानकारी हमें गुप्त काल से ही पता चलती है। ठीक है, यहां तक आपने ये सारा का सारा नोट करना है।